है, क्योंकि ड्रीम टीम के पास काम करने वाले जो लोग होते हैं वो भी ऐसे ही थॉट प्रोसेस और ऐसे ही विचारों के होते हैं। अमित को आपने देखा कि अमित की पूरी जो टीम है वो भी आपने देखी। हमारे साथ जो काम करने वाले आउटसाइड वेंडर होते हैं वो भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। हमारी फोटोग्राफर टीम, हमारी वीडियो शूटिंग वाली टीम, हमारे साउंड लाइट, ये सब लोग जो परमानेंट हमारे साथ जुड़ जाते हैं वो भी उसी थॉट प्रोसेस को उसको जीतते हैं। जिस टॉपिक के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ये टॉपिक मुझे कवर नहीं करना था, लेकिन जब मैं दूसरे फैमिली यूनियन की बात शुरू की कि दूसरा फैमिली यूनियन हैदराबाद में करना है, कौन सी डेट है, तो हमारे सारे टूर सीरीज ने ग्रीन रूम में कहा कि भैया अगर आप ये टॉपिक लोगे तो हम अभी हाँ बोल देते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ब्लैकमेल कर लो तुम मुझे। इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया है जल्दी, और ब्लैकमेल करने वालों में सबसे आगे था बड्डेमान, पुरुषोत्तम, सलीम। ये लोग बिल्कुल ब्लैकमेल करने में तुले हुए थे। तो मैंने कहा ठीक है, वैसे मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन गलती इनकी नहीं है। हमने पिछले 2 राउंड में इस टॉपिक को कवर किया, लेकिन हैदराबाद के 2 राउंड में वो कवर नहीं हो पाया, और अचानक ये मौका मिला और हमने दिल्ली से शुरू किया। तो उसके बाद सब जगह आई थिंक जबलपुर में भी हम नहीं कर पाए थे। यस, जबलपुर बात हमारी स्टोरी कवर करने की नहीं है। बात इस बात की कि जो एसपी भावेल स्टेज से कह रहा है आपके लिए, क्या वो बात एसपी भावेल और उसकी फैमिली क्या अपने लिए फॉलो करते हैं या नहीं? मुद्दा इस बात का है। आपको समझ में आना चाहिए कि जो चैलेंजेस आपके पास लाइफ में हैं वे कितने छोटे हैं, और आप उन सारे चैलेंजेस को इतना बड़ा बना के बैठे जिसकी आपको कल्पना नहीं है। मैं खुल के आज आपसे बात करूंगा। कुछ लोग शायद खाना खाने चले गए होंगे तो वो उनका भाग्य है। अगर वो आपकी लाइन में हो तो चेक कर लो, ग्रुप हो तो मैसेज डाल दो। वो हो सकता है न जाने किस आदमी की जिंदगी में कौन सी बात से फर्क पड़ जाए। और जब मैं इस टॉपिक की बात करता हूँ तो मेरे पास कुछ नोट्स नहीं होते, मैं बिना नोट्स के बात करता हूँ। और ये भी हो सकता है कि जो मैंने अभी तक किया, जो अभी तक मैंने इसके बारे में बात की, उसके अलावा कुछ मेरी बात निकल आए, मुझे भी मालूम नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी कहानी है, इतनी लंबी यात्रा है। उस यात्रा में कौन सी बात आ जाएगी, कौन सी छूट जाएगी, मुझे पता नहीं है। और मैं जानबूझ के नोट नहीं लिखता हूँ उसे, कि दिल की बात दिल से आनी चाहिए, लिखी हुई नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो कहानी है। आप सोचते हो कि आपके लोग जाते हैं, जितने लोग आपके जाते हैं उससे ज़्यादा एसपी भावेल के जाते हैं। आप सोचते हो कि आपका बिजनेस डाउन हुआ है, जितना बिजनेस आपका डाउन होता है उससे ज़्यादा मेरा डाउन होता है, हुआ है। आप सोचते हो कि आपके लोग आपकी बुराई करते हैं, उससे स्टॉप नहीं जाता। लोग मेरी बुराई करते थे, करते हैं, क्योंकि गांधी जी ने एक बात कही है, जब तुम क्रांति करना चाहते हो और बदनामी से डरते हो, ये दो काम एक साथ नहीं होंगे। अगर क्रांति करना चाहते हो तो बदनामी तो होगी। लोग तो तुम्हारे बारे में कुछ भी कहेंगे, और लोगों ने कहा। मुझे याद है जब ये बॉम्बे की टीम सागर और विशाल, रमा जब आए तो लोगों ने कहना शुरू किया कि एसपी भावेल को निकाल दिया गया है, एसपी भावेल को टर्मिनेट कर दिया। यहाँ भी कोई कह रहा था, बड़े मानू कह रहा था कि निकाल दिया है, और अब कोई वो सुन नहीं रहा है, वो खत्म हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। अब एसपी भावेल जगह जगह घर घर जा रहा है। तो ये सब बातें तो लोग कहेंगे बेचारे, और ये कहेंगे क्योंकि नहीं तो उनका बिजनेस कैसे चलेगा। वो अपने बिजनेस को सेफ गार्ड करने के लिए सब बातें करते हैं। लोगों ने की, बहुत सारी की। मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं जब वेस्टीज मैंने शुरू की 2015 में, तो मैंने सबसे पहले 2 बातें डिसाइड की अपने आप से। पहली बात तो ये कि एसपी भावेल 99 वाला एसपी भावेल बन गया है, बहुत इनोसेंट, एकदम इनोसेंट, उतना ही हार्ड वर्क, कोई पिन लेवल नहीं, कोई पिन का भूत नहीं। और मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। ये 2 बात तो मैंने अपने आप से कही और मैं जुट गया।
आपको नहीं पता तब मेरी कंडीशन क्या थी, मैं दिखाऊंगा अभी। आपको नहीं पता मैं कौन सी पोजीशन में था। आज लोग सोचते हैं कि भारत इतना बड़ा व्यक्ति बन गया, लोग आके ऑटोग्राफ ले रहे हैं, बेचारे पैर छू रहे हैं, मोहब्बत करते हैं, कोई घर में फोटो लगाता है तो कोई घर में मोबाइल में पिक्चर रखता है। लेकिन वो दिन थे और वो बहुत बड़े दिन, पुराने दिन नहीं थे। 2011 नवंबर मतलब 12 से 2015 तक के सफर की बात कर रहा हूँ। 10 साल हो गया होंगे। लेकिन और 25 साल बाद जब मैं नहीं रहूंगा तो लोग इस बात की कल्पना भी नहीं करेंगे ऐसा भी हो सकता है क्या। इसलिए मैं सोचता हूँ अपने लोगों को तो बता दूं, रिकॉर्ड तो हो जाए, लोगों को पता तो रहे कि गांधी जी को भी किसी ने थप्पड़ मारा था। नहीं तो लोग तो वही महात्मा गांधी देखते हैं जो मूर्तियां जिनकी हर चौराहे पर लगी है और लोग जिनको राष्ट्रपिता मानते हैं। और मेरा दावा है ये मेरा दावा है कि इस स्पीच को खत्म होते होते कोई इंसान एक ऐसा यहाँ नहीं बचेगा जो ये कह सके कि मेरे पास इससे ज्यादा चैलेंजेस हैं। अगर उसके पास से बड़े चैलेंजेस हैं तो मेरे से पर्सनली मिले, फिर मैं उससे पर्सनली बात करूंगा कि क्या सॉल्यूशन निकालना है। और अगर आपके पास इससे कम चैलेंजेस हैं तो आपको यहां बैठ के कसम खानी है कि आप एसटी भारत से बड़ा बिजनेस बनाओगे। द पर्पस ऑफ दिस सेशन एक ही है, मेरे से कम चैलेंज है तो मेरे से बड़ा बिजनेस बनाना है, मेरे से ज्यादा चैलेंज है तो मेरे पास आके बैठना है, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा, फिर मेरे से बड़ा बिजनेस बनाओ, मेरे से छोटा बिजनेस नहीं बनाना। और अगर इस कमिटमेंट के साथ आप नहीं बैठे हो तो डिनर करने चले जाओ, बहुत बढ़िया खाना बना हुआ, आज वाला डिनर की रात है तो एक आध मिठाई एक्स्ट्रा बनी होगी, शायद 2 मिठाई एक्स्ट्रा बनी होगी, तो सेशन बैठने की जरूरत ही नहीं अगर कमिटमेंट नहीं है तो। क्या खबर, सोच लो, शुरू करें। 2011 में सॉरी बोलो सॉरी। हेलो 1999 से मैंने बिजनेस की शुरुआत की, गाड़ीसले में आया, मैंने बताया मुझे 25 साल हो गए, मैंने बहुत स्पीड से काम किया, बहुत बड़ा काम किया, जबरदस्त काम किया और मतलब मैं फास्टेस्ट तरीके से मैं एमबी बिजनेस में डायमंड गया, मैं यूडीसी गया, मतलब वहाँ का टॉप पोजीशन पे मैं था, जितने लोग वहाँ थे वो मुझे जानते हैं, मेरे फंक्शन के प्रोग्राम में आए। तब तक मुझे लगने लगा कि यार मैं जो लोगों को जो सपनों की बात कर रहा हूँ वो सपने यहाँ लोगों के पूरे नहीं होंगे और मैं झूठ नहीं बोल सकता मंच से स्टेज पे अकेले में लोगों को। जब मुझे पता चल गया मैं यहाँ पहुँच गया और जो मैं चाहता हूँ वो नहीं हो रहा है तो अब मैं ये काम नहीं कर सकता और मैंने वो 2011 में छोड़ दिया। मैंने छोड़ दिया, हम एक कंपनी में गए मोनालिसी उसका नाम था और वो हिंदुस्तान से 1 साल काम किया, हमने 100 करोड़ का बिजनेस किया, 1 साल बाद वो भी छोड़ दी वापस। लोगों को मजे आ गए और लोगों ने हमारी बर्बादियों की कहानियां पढ़ना शुरू हो गई। हेलो, हमारी बर्बादियों की कहानी, अब ठीक है आवाज? हमारी बर्बादियों की कहानी लोगों ने करना शुरू कर दी क्योंकि जिस साल हमने एमजे छोड़ा, मैंने कहा मैं सब सच बोलूंगा, मैं झूठ तो बोल नहीं सकता। और अब तो मुझे छोड़े हुए भी कितने 15 साल से ज़्यादा हो गए, अभी भी लोगों के सपनों में मैं आता हूँ, वहाँ तो ये मेरी गलती नहीं है। लेकिन जिस साल मैंने छोड़ा उस साल उनका 500 करोड़ का टर्नओवर डाउन हुआ, तब से लेकर उन्होंने इतनी बदनामी की। और यहाँ पे जब मोनाली में हम गए, हम मोनाली में गए और मोनाली क्या साउंड नहीं आ रही थी? पहले आ रही थी, पहले का ठीक है, अब आ रही है, अब ठीक है, पहले का ठीक था।
మొదటి మంచి ఉండే సార్ మొదటిదే మంచి अब ठीक आ रही है మొదటిది మంచి ఉండే సార్ वो जब ठीक है पहले का ठीक था भैया, पहले का ठीक था, पहले का ठीक था। यस ओके तो हाँ अभी मुझे भी ठीक लग रहा है ये छेड़ना मत तुम ऐसे रखे थे ना तुम भी सुनो तो अब तुम ना छेड़ना ना वहाँ गड़बड़ है ठीक है करो तो अब उन सबको मौका मिल गया इस बात को कहने का कि एसपी भारत अब बर्बाद हो गया अब हमने जो कंपनी शुरू की बहुत सोच समझ की इसकी मैं कहानी में नहीं जा रहा हूं लेकिन वो हिंदुस्तान छोड़ोगी अब हम क्या करेंगे लोगों ने शुरू कर दिया उस वक्त वेस्टीज के वाली साहब का फोन मेरे पास आया एमजे के छोड़ते ही और मैंने उनसे कह दिया कि हम तो दूसरी कंपनी शुरू कर चुके हैं हम एक प्रोफेशनल नेटवर्कर नहीं है जो आपके साथ आए और मैंने तो बात भी नहीं की अमित ने बात की वो वालिद साहब के मोबाइल में कब से अमित का नंबर से है एसटी भारत में नहीं तो बात तो करा दो बोले बात नहीं करेंगे अरे यार हम छोटे मोटे आदमी नहीं है वालिद साहब बोले 200 करोड़ की कंपनी है एक बार बात तो करा दो तो क्या सर बात नहीं करेगी बात खत्म हो गई उन्होंने मुझे मेल भेजी तो मैंने उनको मेल में लिखा कि हम देखो हमारा हाईएस्ट करना 17 लाख रुपये महीने कमा रहा है और हम 200 करोड़ कर रहे हैं हमने टिकट करा लिया जयपुर का एक बार आपके साथ बैठना 3 मिनट में बैठेंगे करना है नहीं करना आप डिसाइड करना मैंने उनको लिख दिया कि हमारे रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे पर हम करेंगे नहीं क्यों क्योंकि मैं तो मोनाली कर चुका हूँ और मुझे लगता था दिल्ली लोकल कंपनी छोटी मोटी कंपनी और हमारे दिमाग सड़े हुए थे वहाँ के तो हम तो इसको समझते नहीं थे कुछ भी और मैंने उनसे बात नहीं की लेकिन मेरे नंबर मोबाइल में उनका नंबर सेव था मेरा नंबर सेव था हम क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो पीरियड था जब समझ कुछ नहीं आ रहा था तो कुछ करने तो हमने आयु शांति शुरू कर दी और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं ज्योतिष और बर्तन जैसे लोग जो हमारे साथ आयु शांति में थे शुक्रवार लीला यहाँ होगी अगर सीमा ये सब लोग हमारे साथ आयु शांति में थे वो आयु शांति जो वेस्टीज का एक ब्रांड है उस कंपनी के हम मालिक थे हमने कंपनी शुरू की थी मजबूरी में क्योंकि हम कंपनी शुरू नहीं करना चाहते थे और कोई दूसरी कंपनी समझ में आती नहीं थी और उसके बाद वो जो पीरियड था तब हमने बाद में 2015 में वेस्टीज में आयु शांति को मर्ज की और हमने वेस्टीज शुरू की वो कहानी अलग है और वो पीरियड वो समय 2000 नवंबर 2011 से मार्च 2015 तक का समय हमारे पास लोग छूटते जा रहे हैं लोग चले जा रहे हैं हमारे पास में ईडीसी हुआ करता था जहाँ उतर रहा हूँ तो इस हैदराबाद में 15-20 हज़ार लोगों की सेमिनार किया लोग यहाँ आए जितने लोग बैठे ये जो हाथ खड़े कर रहे हैं लोग उस सेमिनार में थे टिकट लेके सुनने को आए और वो है एसपी भारत जीरो वो जो उसका जीरो हुआ ना फिटनेस ग्राउंड का तुम्हारा वो ज्योतिष उसका जीरो हुआ हनुमंतु का जीरो हुआ क्या जीरो हुए तुम्हारे हमसे सीख जीरो तुम्हारे क्या जीरो हुए होंगे और फिर हमने जब 6 महीने कम से कम ऐसे बीते जब मैं स्टडी करता रहा सोचता रहा बेरोजगार की तरह अपने घर में बैठे रहे जब क्या करना है अब पता चलता आज वो टीम चली गई आज वो लीडर चला गया वो छोड़ गया वो चला गया वो गायब हो गया लोग जाते जा रहे हैं लोग छूटते जा रहे हैं हम काम कर रहे हैं और वो पीरियड था जब ग्रीन टीम थी जब कुंदन हमारे साथ था प्रेम था अमित था आप मानोगे नहीं हालात ये थे कि हमारे पास पैसे नहीं थे हालात ये थे कि जेब में पैसे नहीं थे अमित और कुंदन और प्रेम जैसे लोगों ने एक साल तनख्वाह नहीं ली मुझे एक बार पता भी नहीं चली क्योंकि बैंक से जाती है लोग सिस्टम करते रहते हैं बैंक से ट्रांसफर हो जाता है एक दिन अमित ने मुझसे कहा कि भैया कुछ पैसों की जरूरत है ले लें क्या मैं क्यों सैलरी नहीं लेते हो बोले पैसे हैं कहाँ जो सैलरी लें तो 1 साल से नहीं ली तो दूसरी नौकरी ढूंढ लो मैंने कुंदन से तो कह दिया जाओ दूसरी नौकरी ढूंढ लो कुंदन कहता नहीं कहीं नहीं जाऊंगा अमित को कहा प्रेम को कहा लोगों जाके नौकरी कर लो मेरे पास अभी पैसे नहीं है
20-25 हजार रुपये कहीं से आते हैं, मुझसे घर खर्च चलता है, पिताजी की सैलरी से घर खर्च चलता है। 2012-13 की बात, 13-14 की बात कह रहा हूँ, लंबी दूर नहीं है। इन्हें का नहीं भैया, हमें पता है कि आप बहुत ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, ट्रांसपेरेंट हो। आज दिन भले ही कुछ भी हो, कल तो दिन बदलेंगे, और आज पैसा नहीं मिलेगा, बाद में तो मिलेगा। ऑफिस में किराया नहीं जाता था। मेरा एक फ्लैट मेरा खुद का था, बगल वाला फ्लैट किराए का था, उसको तक किराया नहीं जाता था। मैं उससे कह दिया अभी पैसे नहीं है, बीच बीच पैसे आते जाएंगे तो लेते जाएंगे, तब तक पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हें। तुम बताओ क्या करना है? साउंड नहीं आ रही? यार यार है क्या इमरजेंसी इमरजेंसी तनख्वाह नहीं ली, मकान वाले ने किराया नहीं लिया। मैं कहता हूँ थोड़ा ले ले, बोले जब होगा तब मिलेगा। आप मानोगे नहीं, भरत मेरे पास कार थी कैप्टिवा, लेकिन प्रेम आया ये कहता हुआ कि भैया कार निकालेंगे नहीं। मैंने क्यों? बोले 3 किस्तें बाउंस हो गई हैं, और अगर कार निकालेंगे सतीश देशपांडे जी तो बैंक वाले सड़क से उठा लेंगे। बैंक का रूल ये घर से नहीं उठा सकते, चलती कार उठा सकते हैं, तो चलती कार उठा लेंगे। इसलिए अपन अभी कार नहीं निकालेंगे, आप कोई छोटी कार से या टैक्सी से ट्रेवल करोगे। हमने गाड़ी नहीं निकाली। सर्वज्ञ की ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी, सिद्धि की ग्रेजुएशन चल रही थी। सर्वज्ञ की उम्र इस बात की थी कि मास्टर्स करने के लिए यूके जाए, यूएस जाए, और उसने मुझसे पूछा कि पापा मैंने कहा तुझे यूके जाना था ना, ग्रेजुएशन मास्टर्स करने, जाता क्यों नहीं है? तो उसने एक बहुत बढ़िया लाइन बोली, वो यहाँ बोलता था, उसके मुंह से सुनते तो ज़्यादा अच्छा रहता। उसने बोला कि एक पुत्र का धर्म ये होता है कि पिता संकट में हो तो उसका साथ निभाए। और मैं आपको ऐसे हालात में छोड़ के नहीं जा सकता हूं, चाहे मेरी मास्टर्स हो चाहे ना हो, मैं आगे पढ़ पाऊं चाहे नहीं पढ़ पाऊं, नहीं गया। उसने वो जलवा भी देखा था जब मैं लिमुजिन में आ रहा था, उसने वो जलवा भी देखा जब वो मास्टर्स पढ़ने नहीं गया। किराया नहीं जा रहा है मकान का, गाड़ी घर के अंदर रखी हुई है, समझ नहीं आ रहा क्या करें। एक कंपनी जा चुकी, दूसरी शुरू करी है, दूसरी में कुछ दम नहीं दिखाई दे रही है, एंड छोड़ चुके हैं, बाकी क्या करना है मालूम नहीं है, अभी इंडस्ट्री शुरू नहीं हुई। अब वो पीरियड चल रहा था और हमने फिर काम करना शुरू किया। हम जब काम कर रहे थे तब वो जो हालात थे, मैं उसकी पीपीटी आपको दिखाता हूँ, जरा पीपीटी चालू करना। वो कुछ फोटोग्राफ मुझे मिले हैं और वो कभी कभार सबको खींच लो तो कभी काम आ जाते हैं। मैं बोल दूँ? हाँ सॉरी, बोलिए बोलिए बोलिए। तो मैंने बताया एक बैकग्राउंड कि कहाँ से चल रही थी चीज़ें और कहाँ से हमने काम शुरू किया और किस तरह से बाकी परिस्थितियाँ थी। मैं उसके भी फोटोग्राफ आपको दिखाता हूँ। बाकी परिस्थितियाँ कैसी थी जब हमने काम शुरू किया। सर्वज्ञ तो पढ़ने गया 2015 में। उसके बाद जब हमने वेस्टी शुरू की और हमने वेस्टी में मर्सिडीज आ गई, 5 लाख का चेक हो गया, तो मैंने उससे कहा कि अब तुम पढ़ने जाओ। तब भी कर्जे इतने थे, कोई 4 करोड़ का कर्जा कम से कम होगा मेरे पर, 4 करोड़ कोशिया कर्जे बहुत सारे थे, पुराने कर्ज, काम थे, काम बंद हो गया था, इतना कमाया नहीं था वहाँ पर जितने उन सब काम हो सके। और 3 साल कम से कम बीतते चले गए और फिर भी जब इनकम आने लगी तब भी हम ब्याज बढ़ता गया। पहले मतलब इसका सभी कोई कर्जा नहीं था, तुम्हारा कर्जा मेरे सामने बहुत छोटा था। इसलिए मैं कहता हूँ मेरी जो इफेक्टिव इसलिए होती क्योंकि मैंने भोगा है वो सब। और फिर मैं उससे कहता तू पढ़ने चला जा। क्यों? जब तू पढ़ने नहीं जाएगा तो तेरा समय निकल जाएगा। तो उसमें हम DCD वो मेरे साथ गया काम करते करते, और उसके बाद मैंने उसको भेजा और उसके बाद रोज़ हम टच में रहते थे। वहाँ से वो मुझे मैसेज नहीं डालता था इस बात के लिए कि पापा क्वार्टर की फीस भरनी है। वो अमित को मैसेज डालता था कि अमित भैया इस क्वार्टर की फीस भरनी, कुछ व्यवस्था करना। अमित अरेंजमेंट करता था, अगर नहीं हो तो मेरे पास आता था। आपको नहीं पता, मैंने उसको पढ़ने भेजा, 50 लाख रुपए खर्च हुए, तभी 50 लाख नहीं थे।
हिम्मत थी। एक दिन मुझे फोन करके पूछता है कि पापा मैं यहाँ पर रहता हूँ यूके में और बड़े बड़े करोड़पतियों के बच्चे हैं, मेरे पास एक ही जोड़ी जूते हैं, सिंगल पेयर ऑफ शूज, अगर आप कहो तो मैं सेल लग रही है एक जोड़ी जूते और ले लूं। 2015 में पूछ रहा है मुझसे, भैया तुम पागल लेना जाके? बोले मुझे थोड़ा शर्म आती है, मैं पिछले 6 महीने से एक ही जूता पहनता हूँ रोज, और ये लोग तो 10-10, 12-12 जोड़ी जूते होते हैं और चेंज करते रहते हैं। एक दिन मैसेज आया कि पापा एक ही जैकेट है, आप कहो तो मैं जैकेट एक और ले लूँ, सेल में मिल रही है, मुझे फ्राइडे ब्लैक फ्राइडे कोई सेल होती है। आप सोच सकते हो एक बाप के ऊपर क्या बीतती है। इसलिए मैं 25 दिन घूमता था, 28 दिन घूमता था, इसलिए मैं काम कर रहा था। दिवाली का दिन था और $3000 का, मुझे याद नहीं कितने डॉलर का उसका टिकट था। सब दोस्त टिकट ले रहे थे तो टिकट ले लिया, क्योंकि नहीं तो दोस्त नहीं तो दिवाली के सेलिब्रेशन में नहीं चलेगा। और एक दिन पहले उसे टिकट बेच दिया और दोस्तों से कह दिया मेरी तबीयत खराब हो गई इसलिए मैं नहीं आ रहा हूँ। उसने कहा कि पापा 1 हफ्ते का राशन आ जाएगा, मैं उस टिकट को दिवाली में सेलिब्रेट करके क्या करूँगा। तब लगता है कि नहीं, काम और तेजी से करना चाहिए। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम्हें दर्द नहीं है, तुम अगर तेजी से काम नहीं कर रहे हो तो तुम्हें अपने बच्चों का दुख का दर्द नहीं है, तुम्हारी पत्नी की पीड़ा तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का दर्द तुम्हारे पास नहीं है, नहीं तो तुम चैन से बैठ नहीं सकते, 1 to 11 काम करोगे। तुम्हारे सपनों में दर्द नहीं है, इसलिए आपको नहीं पता संजय ने 4 साल तक कोई साड़ी नहीं खरीदी और मुझसे कहा भी नहीं। 3 साल तक तो मैंने शर्ट नहीं खरीदी। बच्चों के कपड़ों की बात करते हैं आप। सिद्धि ने और सरवल ने कपड़े खरीदे होंगे, उनने मुंह से नहीं निकाला। हम शाम को कॉफी पीने भी नहीं जाते थे, खर्च हो जाएंगे जबरदस्ती में 500 रुपए। और एक किसकी बात हो रही है? EDCHP भारत। तो तुम जो चैलेंज बताते हो ना मुझे, वो मुझे बिल्कुल झुंझुने से दिखाई देते हैं, इसलिए क्योंकि उसके मुकाबले तुम काम नहीं करते और तुम्हारे पास वही अपॉर्चुनिटी है जो मेरे पास है। कैसे नींद आ सकती है? कैसे तुम बहाने मार सकते हो? संजय बार बार कहती थी कि पेरेंट्स साथ में हैं, हम उनके साथ रहते हैं, अरे उन्हें कोई तकलीफ हो गई तो हम क्या करेंगे? मैं सिर्फ सही बॉल का इंतजार करता था। सही बॉल आ जाए तो मैं छक्का मारूं, और मैं इंतजार करता रहा। मैं 3 महीने तक इंतजार करता रहा, स्टडी करता रहा। वो कहानी आपने सुनी है, हाउ टू डू डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में। मैं दुनिया भर की सारी कंपनियों की सर्च की, तलाश करी, फॉरेन, हिंदुस्तान, इधर उधर, प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग, लोगों से मिला, उनके प्रेसिडेंट से मिला। सही चीज तो मिलनी चाहिए ना। और जब बेस्ट चीज मिली तो 3 महीने तक स्टडी करी, वाली साहब के साथ 6 मीटिंग करी है, 5-5, 6 घंटे की। और जब डिसाइड हो गया तो बस फिर नहीं छोड़ा। फिर 5 महीने में 5 लाख का चेक, 9 महीने में दूसरी, फिर 8 लाख का, 10 लाख का चेक, 12 लाख, 15 लाख। राइट बॉल का इंतजार था। अब नींद कैसे आएगी? कैसे तुम्हें नींद आ सकती है?
इसलिए मैं कहता हूँ तुम्हारा ड्रीम कमजोर है। मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था मुझे स्पेलुना में क्या है, फर्क नहीं पड़ रहा था कि इस कैल्शियम में क्या है। एक बार स्टडी कर ली, देख लिया, एक बार फेथ हो गया। प्राइसिंग कॉम्पिटिटिव है, क्वालिटी बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, मैनेजमेंट ठीक है, इंटेंशन प्योर है, सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान में पैसा है, बात खत्म। फिर कैसे हो सकता है? पीपीटी चालू करना होगा कुछ बातें। तो ये देखो, ये पिक्चर्स देखो, याद आती है तो ये हनुमानगढ़ से हम लौट रहे थे, स्लीपर बस है, ट्रेन का टिकट नहीं है, गाड़ी के पैसे नहीं है, बस में लौट रहे थे, नॉन एसी बस है, खिड़की खुली हुई है और हम दोनों एक बस की एक सीट पर दोनों सो के आ गए हैं, क्योंकि हम वहां से प्लान दिखा के लौट रहे थे। एक ढाबा मिल गया और ढाबे पे बैठे हुए हम खाना खाने के लिए। ये वही जर्नी है, वही पीरियड है, ये वही टाइम है जिस समय की मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि हमने एमबीए छोड़ा, ये छोड़ा, फिर ये किया, फिर ये किया। कुछ पिक्चर तो वेस्टीज बिजनेस को बिल्ड करते समय की हैं। हालात ये थी कि दिल्ली रेलवे स्टेशन का एक रिटायरिंग रूम है, दिल्ली रेलवे स्टेशन का, सोने के लिए 2 घंटे 3 घंटे भी नहीं है। एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन के बीच में समय था। हालात ये हो रही कि मैं वहीं लुढ़क गया। चिंता इस बात की थी कि कहीं ऐसा ना हो कि अलार्म डाल दो, इस बात की होश नहीं है क्योंकि इतनी बुरी तरह नींद आ रही थी। और मैं लुढ़क गया रेलवे स्टेशन पर। आंखें खुलने को तैयार नहीं है। ये भी शायद ट्रेन का या किसी जगह का सीन है। इसलिए मैं कहता हूँ ना 8 to 11 कुछ नहीं कह पाऊंगा तुमसे। 8 to 11 कुछ नहीं है। जब दर्द बड़ा हो ना तो थकान नहीं होती, नींद बिस्तर पे नहीं आती है, जहां बैठे होते तो वहां आ जाती है लंबा सा। इसलिए मैं कहता हूँ बिजनेस तुम्हारे सपनों का, तुम्हारे दर्द का है। मैंने कहा था मैं अपनी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, तुम्हें दर्द महसूस हो जाए संदीप और तुम्हें आग लग जाए, तुम अनस्टॉपेबल हो जाओ, फिर जिसके सामने बैठोगे वो आदमी ज्वाइन करेगा, जिससे बात करोगे तुम्हारे मुंह में से आग निकलेगी, क्योंकि तुम्हारे सपने बड़े हैं, चैलेंजिंग नहीं। हमारे झुंझुने बड़े हैं, सपने कमजोर हैं। झुंझुने बड़े हैं हमारे, मेरा झुंझुना भी हो सकता था, देखना जो शुरुआत की है। हाँ चरण yes, if photo मोटे ये बोला नहीं बोला, बोलो। me अब we are इतना सीख गया हूँ, इतना तो पकड़ लेता हूँ क्या बोला क्या नहीं बोला। हाँ। बहुत मेहनत कर रहा है चरण, इसमें दो राय नहीं है। चरण और भरत మీ కళలు చిన్నగా అయిపోయినాయి అండ్ మీ సాకులు కారణాలు పెద్ద పెద్దగా దొడ్డుగా అయిపోయినాయి అని అంటున్నారు. अब बोला ना हमारे ड्रीम छोटे हैं और झुंझुने मोटे हैं। जैसे झुंझुने छोटे हो जाएंगे और ड्रीम मोटे हो जाएंगे ना, उसे तुम्हारा काम हो जाएगा। ये पता है कहाँ है? ये दारू की बोतल नहीं है, ये हमारी जो मोनावी कंपनी थी ना जिसमें हम काम करते थे, उसके जूस थी। ये था ना ये फिलहाल तो मोनावी में थे, ये मोनावी में जूस था। ये बोतल थी 2200 रुपए की, असाई बेरी का जूस था। और पता है मैं कहाँ बैठ के प्लान दिखा रहा हूँ? लालू यादव की कॉन्स्टिट्यूंसी, क्या नाम है? नहीं गोपालगंज, पटना नहीं, छोटा सा छपरा। ये बिहार का छपरा गांव है और छपरा गांव में मैं ये प्लान दिखा रहा हूँ। लाइट नहीं है, लालटेन है, पीछे भैंसे बंधी हुई हैं और पता है मैं आलती पालती मार के क्यों बैठा हूँ? क्योंकि नीचे मच्छर काट रहे हैं। And I am showing plan। वही पीरियड जो मैं बता रहा हूँ। खटियाएं बैठती बोल चरण बोलो। yes ఇక్కడ ఈ ఫోటో yes ये वही जगह है, वहाँ का जो प्लान दिखाता हुआ मैं जा रहा हूँ। फिर एक ढाबे पे रुके हम और ढाबे में बैठ के खाना खा रहे हैं, जैसे एक ड्राइवर और उसका उस्ताद खाना खाता है, क्लीनर उस्ताद और उसका क्लीनर, तो ये ड्राइवर लोग समझते हैं।
हाँ सर तो ड्राइवर और क्लीनर खाना खा रहे हैं। ऐसे ही ढाबा, बिल्कुल सस्ता वाला ढाबा जिसमें दाल सबसे सस्ती मिलती हो, और रोड साइड में बैठ के खाना खा रहे हैं। రైట్, ఈ ఫోటో చూడండి. ఇది చిన్నగా ఒక ఊర్లో చిన్న దాబాలో తింటున్నారు. అది కూడా అతి తక్కువ డబ్బు ఖర్చులయ్యే, అతి తక్కువలో పప్పు అన్నం దొరికే దాబా మీద మేము ఇట్లా కూర్చున్నాము. ఇద్దరు ఎట్లా కూర్చున్నామంటే చూడండి, ఒక డ్రైవర్ అండ్ డ్రైవర్కి అసిస్టెంట్ క్లీనర్ అంటారు కదా, అట్లా మేము ఇద్దరము కూర్చొని తింటున్నాము. ఎందుకంటే తక్కువలో తక్కువ ఖర్చులు కావాలి అండ్ రోడ్ సైడ్ దాబా, అది రోడ్కి పక్కనే ఉన్న దాబా, అక్కడ మేము కూర్చొని తింటున్నాము. ये बहुत इंपॉर्टेंट पिक्चर है। मेरी शादी को 25 साल हो गए थे, अभी नहीं तब 89 में मेरी शादी हुई, 89 में, और 25 साल कब होंगे? 2014, 14, और हम बेरोजगार। हर बच्चे की इच्छा होती है कि अपने पेरेंट्स की 25th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। सर्वज्ञ के पास उसके जो कॉमन फ्रेंड्स हमारे थे, मेरे उसके फैमिली फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के मैसेज आ रहे थे कि सब बराबरी के होते हैं कि अपने पापा की 25th एनिवर्सरी हम यहाँ मना रहे हैं, हम यहाँ मना रहे हैं, उस होटल में, उस रिसोर्ट में आप लोग आओ, आप सेलिब्रेट करने के लिए आओ। हमारी भी आती, हमारा कोई काम नहीं, हम बेरोजगार। ये घर में अंधेरा किया, छत पे अंधेरा किया। इस सर्वज्ञ सिद्धि बैठे हुए हैं, 10 रुपए का वो म्यूजिकल गुलाब का फूल लेकर आए, जिसमें से वो चलेगा तो उसमें से फुरफुरी निकलेगी। उस ढंग से मनी थी SP भारेल की 25th मैरिज एनिवर्सरी। हम दोनों बैठे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं, उनकी बैठी नहीं। ये छत है, छत, टेरेस, हमारे फ्लैट की फुग्गे गुब्बारे ने लगा दिए और साथ में चॉकलेट का वो रखा हुआ है, और हम छत पे बैठ के ये 25th इस पे लिख दिया कैंडल से। वो मैं वहाँ बैठा हूँ, सर्वज्ञ वहाँ बैठा है, सिद्धि बैठी हुई, संध्या खड़ी है, और हम ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं 25th एनिवर्सरी of SP Bharat. Paris on the flat, attended 4 people, no expenses because we have no money. यस, దీనికన్నా इससे थोड़ा पहले वाला, और हम एक विवेक का उस दिन बर्थडे था, हम पंजाब में मीटिंग कर रहे थे, लुधियाना में। विवेक मेरे होटल में आया, मेरे कमरे में आया। मैंने कहा विवेक तेरा बर्थडे है, अब और कुछ नहीं है, हम कमरे में ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। और हमने विवेक का बर्थडे अपने कमरे में सेलिब्रेट किया। और मैं घर से कुछ वो लड्डू लाया था, लड्डू, उस लड्डू को ही चाकू से काटा, आधा उसने खाया, आधा हमने खाया, और हमने होटल के कमरे में उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की। So in UCD Vivek Jain sir, ये मेरे चेहरे पे कुछ प्रॉब्लम थी स्किन की, शेविंग कर ली, बड़ी दाढ़ी हो गई, और मैं ये मेरा हुलिया था उस वक्त का। जब वालिद साहब से मिला तब भी मैं ऐसा, ये वो पीरियड था जब मेरे फादर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, यही समय है। उस साल में 4 माह वो एडमिट हुए। मैं काम करना है, वो एडमिट है, परिस्थिति तीखी है। ये किसका हाथ है? मुझे एक तकलीफ हो गई स्किन की, सोराइसिस, ये मेरा हाल है। तो उस टाइम पर ये मेरे शरीर की हालत थी। घर में पैसे नहीं है, काम बहुत तेजी से करना है, समझ आ नहीं रहा है क्या काम करना है। फादर 4 बार एडमिट हो गए,
ड्राइवर पढ़ने नहीं जा पा रहा है, कुछ दिखाई देता नहीं है और तकलीफ खुद को शरीर की है। ये जब निकलती थी ना तो झाड़ू लगानी पड़ती थी घर में, जिससे वो इससे निकलते। जो लोग ईश्वर से पता है, ईश्वर से है, अकेला हाथ नहीं है, ये सामने का पोर्शन है। ये मेरी फोटो है। अब कितना भी ऑयल लगाओ, क्रीम लगाओ, खुद की तो भूख चल रही है। मैं किसी होटल में रुकता था और जब वो नीचे आ जाता था तो हाउस कीपिंग वाला क्या सोचेगा, तो मैं अपने पैर से उसको फैला देता था। मैं किसी की घर पे प्लान दिखाने जाऊं, मुझे इरिटेशन हो, मैं खुजाऊं नहीं, चलता नहीं है, खुजाऊं तो उसी घर पे स्किन गिरती है। मैं किसी से नहीं कह सकता कि मुझे तकलीफ कितनी है, मैं संध्या से भी नहीं कह सकता, बच्चों से नहीं कह सकता। मैं संध्या से कहूं तो वो डिप्रेशन में चली जाए, मैं बच्चों से कहूं तो बच्चे दुखी होंगे, मैं माँ बाप से कहूं तो वो परेशान होंगे। मैं तो बाथरूम से आता था कपड़े पहन के कि मुझे कोई और देख ना ले, और कई बार माँ तो माँ होती है, दरवाजे खोल के देख लिए, मुझे बताओ क्या है, क्या तकलीफ है, दिखाओ कितनी बड़ी तकलीफ है। अब यहाँ की दिख जाती थी, यहाँ की तो नहीं दिख सकती, हाथ की दिख जाती थी। मैं चेन्नई एयरपोर्ट पे था एक बार, यहाँ पे खून आ गया शर्ट पर। जेट एयरवेज वाला बोला कि सिक्योरिटी वाला आपको जाने नहीं देगा क्योंकि खून है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मेरा स्किन का प्रॉब्लम है, वो तो आप शर्ट चेंज कर लो। मैंने सूटकेस खोला, बाथरूम में गया, पुरानी शर्ट जो 2 दिन पहले पहनी हुई थी वो शर्ट डाली और फिर मैं ऐसे हाथ करके जा रहा हूँ, क्योंकि दोबारा चिपक जाएगा तो फिर ब्लड आ जाएगा। मैं मीटिंग करता था तो मेरे हाथों में यहाँ पर चमड़ी उखड़ती थी, तो मुझे शर्म आती थी कि मैं अगर ऐसे हाथ करूंगा तो लोग समझेंगे क्या हो गया। तो मैंने कहा मैं शर्म करूंगा तो काम कैसे करूंगा। मैं मीटिंग शुरू करने से पहले कहता मेरे हाथों में एलर्जी है, यहाँ से चमड़ी निकल रही है, कभी खुजली हो रही है, तो आप कोई बात का विकल्प मत करना, परेशान मत होना, मैं टेंशन फ्री। नहीं तो मैं ऐसे हाथ करने में घबराऊंगा, मैं ऐसे हाथ करने में घबराऊंगा, कोई मुझसे हाथ मिलेगा तो तकलीफ होगी। लोग तो बहुत एक्साइटेड है, मैंने काम करना शुरू कर दिया। एक दिन ऐसा नहीं किया कि मैंने एक मीटिंग या एक ट्रैवल प्लान कैंसिल किया हो क्योंकि मुझे इतनी ज्यादा तकलीफ है, मेरे पूरे बड़ी शरीर में से खून निकल रहा है। और क्यों कैंसिल नहीं किया कि अगर मैं एक दिन भी कैंसिल कर दूंगा एक प्लान तो मुझे झुंझुना मिल जाएगा कि आई हैव सम प्रॉब्लम, व्हाट टू डू। वो झुंझुना बजाता रहूंगा मैं और फिर मैं मीटिंग कैंसिल कर दूंगा, बिजनेस कैंसिल कर दूंगा, मेरे से काम नहीं होगा। बच्चों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि पापा को इतनी तकलीफ है और इसलिए वो नहीं जा रहे हैं। उनको महसूस नहीं होना चाहिए, पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो फिर मैं काम कौन करेगा। शरीर अपना काम कर रहा है, मुझे अपना काम करने दो। आप कल्पना नहीं कर सकते हो, गूगल कर रहे हैं 84 में लोग सुसाइड कर लेते हैं, ये वो तकलीफ है। वैसा हो फिर तकलीफ हो तो रास्ता है, वैसा भी नहीं, काम भी करना है और शरीर की हालत ये हो। मेरे ससुराल वालों को पता ना लगता है, लोगों ने बदनामी कर दी, सरवत की शादी की बात शुरू हो गई, लोगों ने बदनामी कर दी। अरे वो एसपी भाई को जो तकलीफ है ना वो संध्या जी को भी आ गई है और फिर बच्चों को भी आ जाएगी। आपके बहुत अच्छे ऐसे दोस्त हों तो आपको दुश्मनों की क्या जरूरत है।
ఎస్ ఘోరమైన పరిస్థితి ఉంది. ఒక్కసారైనా నేను మీటింగ్ క్యాన్సిల్ చేసినాను అనుకో. ये वो पीरियड है जब सर्वज्ञ हॉस्पिटलाइज्ड है. सर्वज्ञ को ऐसी बीमारी है, पता नहीं क्या तकलीफ क्या है, पेट कम होता चला जा रहा है, पेट में दर्द है, जो खाता है उसकी उल्टी हो जाती है, हॉस्पिटलाइज्ड है. द सेम टाइम जिस लड़की की शादी करने का समय है और इसके 15 दिन बाद उसकी सगाई फिक्स हो गई है जब हॉस्पिटलाइज्ड है. और उन लोगों से चेरी के मम्मी पापा को लोगों ने भड़का दिया 6 महीने पहले कि सेम प्रॉब्लम सर्वज्ञ को है, सेम सर्वज्ञ को हो जाएगी जो एसपी भाई को प्रॉब्लम है स्किन की. ये मछली फछली कुछ आने वाली नहीं है, वो लंदन मंडल पढ़ने जाने वाला नहीं है. कैंसिल हो गया संबंध. ऐसे दोस्त हो ना तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? क्या सोच सकते हो आप? मेंटल पोजीशन, सब चीजें एक साथ चल रही है और सर्वज्ञ हॉस्पिटलाइज्ड है. मैं इससे पूछ रहा हूँ, शकल देखो, मैं इससे बोलो तकलीफ क्या है, मैं इसकी डीमेक्साइज कर रहा हूँ. सर देखा पिक्चर वो भी होगी, देखो शकल देखो इसकी, हॉस्पिटल के कपड़े में 25 साल की लड़की की हालत ऐसी हो. द सेम टाइम फिर आपके पास कौन से झुंझुनों की कमी पास आए? बोलो. बच्चे हैं, उसके हाथ में पेन है, तेरे को क्या तकलीफ? क्योंकि डॉक्टर कह रहा है इसको मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है, आप चेक कराओ. मेरे जैसा काउंसलिंग करने वाला आदमी, मैं उससे पूछ रहा हूँ रात को, जो तुझे तकलीफ है तू लिख बेटा, मुझे बता. 17 दिन बाद सगाई की डेट फिक्स है, ससुराल वालों से कह नहीं सकते हैं. अब मैं उससे लिखवा रहा हूँ, वो पेन से लिखने की कोशिश कर रहा है और आधा घंटे में बोलता पापा कुछ लिखा नहीं जा रहा है. डिस्चार्ज हॉस्पिटल से. बोलो सलीम, अब बोल चरण बोल यार. Yes, मैं इस वाले में तुम्हें गैप टाइम में अब जल्दी शॉर्ट में करते हैं यस क्योंकि टाइम हो गया है. ये वो पिक्चर्स हैं जो तुम चरण बोलते जाओ एक एक लाइन. ये वो पिक्चर्स हैं जब सबको हम घर लेके आ रहे हैं और सिद्धि ने यहाँ पे लिखा है वेलकम होम. भैया कितना इमोशनल पल है कि मैं तुझे पता नहीं बीमारी क्या है. రిటర్న్ వచ్చినప్పుడు ఫోటోస్ ఇది వెల్కమ్ చేయడానికి సిద్ధి గారు పెట్టినారు ఇట్లా. और सिद्धि वहाँ लिख रही है, इसमें लिखा हुआ है कि वी मिस यू भैया, मैं तुझे वैसे ही देखना चाहती हूँ, खेलता हंसता हुआ और सबको हंसाते हुए. तू जल्दी से ठीक हो जा. మీరు తొందరగా మంచి కావాలి, ఆడుకుంటూ మనం ఎట్లా ఉంటుండే ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ అట్లా మీరు ఉండాలి, మేము మిస్ చేస్తున్నాము అని సిద్ధి గారు చెల్లి గారు అన్నకు और చెప్తున్నారు. उसके सबके बचपन की फोटो लगा दी है उसने, जिससे वो पुराने बचपन के फोटो देख के उसको थोड़ा सा वो इमोशनल हो जाए या खुश हो जाए. చిన్నప్పటి ఫొటోస్ అవి అన్ని. సో అతను చూసి అతను జర ఆనందపడతారని. సో ये हमारा पुराना घर है और सर्वज्ञ को संध्या गिफ्ट दे रही है कि तू खुश हो जा, तू घर पे वापस आ गया है. और मैं बगल में बैठा हुआ हूँ. నేను పక్కనే ఉన్న మేడం గారు వెల్కమ్ చేసి గిఫ్ట్ ఇచ్చారు, అతను జర ఖుష్ కావాలి, ఆనందపడాలని. हम उसको घर होटल टिप लगा रखी है घर पर ही, क्योंकि डॉक्टर से हमका कि आप तो घर पे जाने दो, क्यों बिल बढ़ाते हो, घर पे कुछ कर लेंगे. घर में ये सब सीढ़ी का जुगाड़ लगा के उसको टिप लगा रहा हूँ. సో ఇంట్లోనే ఇది డిప్పింగ్ ఇది అరేంజ్మెంట్ చేశారు హాస్పిటల్ ఖర్చులు ఎందుకని ఇంట్లోనే ఇది చేస్తున్నారన్నమాట. सर सिद्धि उससे पूछ रही है भैया तुझे क्या तकलीफ है, तू क्यों परेशान हो रहा है. సిద్ధి గారు అడుగుతున్నారు, అన్న నీకు ఏం పరేషాని ఉన్నది, ఏం తక్లీఫ్ ఉన్నదని అడుగుతున్నారట, ఏం ప్రాబ్లం అని. उसको बैठ के पानी पिला रही है. द सेम टाइम अब ये दिन थोड़े से चेंज हुए और होटल अशोका में बैठा, सर्वज्ञ बैठा है, ये गुलाब और विवेक बैठे हैं और हम ये सोच रहे हैं अब कौन सी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जाना चाहिए. और होटल अशोका में अपने पैसों से नहीं गए थे भूपेंद्र. ये कोई मीटिंग थी, किसी ने बुलाया था, तो कोई मीटिंग में हम गए और ऊपर हमने कहा चलो यार अब आदमी तो कोई है ना, चलो कुछ चाय पी लेते हैं ऊपर बैठ के.
तो होटल अशोका में बैठे हुए मैं, सरवती, गुलाब और विवेक, और हम डिस्कस कर रहे हैं क्या करना चाहिए. సో ఆ పరిస్థితిలో సర్వజ్ఞ బారెల్ సార్ యొక్క ఎంగేజ్మెంట్ కూడా ఆగిపోయింది. అక్కడ పెళ్లి మొత్తం ప్రాసెస్ కూడా ఆగిపోయింది. అండ్ కొన్ని రోజుల తర్వాత కొంచెం జర మంచిగా అయినప్పుడు ఈ అశోక హోటల్లో మేము వేరే మీటింగ్కి వెళ్ళినాము, వివేక్ సార్ అండ్ గులాబ్ సార్. సో వేరే మీటింగ్కి వెళ్ళి మేము అక్కడ మీద కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాము, డబ్బు పెట్టి వెళ్ళలే, అక్కడ వేరే ఏదో మీటింగ్కి వెళ్ళినాము, అక్కడ కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాము. ఇంకా కొత్త ఏదైనా కంపెనీ జాయిన్ అవుదామా, ఏం చేద్దాము అని మేము డిస్కషన్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట. अब ये मीटिंग हुई मेरी गौतम बालीजी से, किचोरी का मीटिंग. అప్పుడు గౌతమ్ బాలి సార్తో కలవడం జరిగింది, మీటింగ్ జరిగింది. 12 दिसंबर 2014 दोपहर में 12 बजे होटल ओबेरॉय है, और इमीडिएटली 6 घंटे हम कॉफी में मिलने वाले थे. कॉफी, 2 कॉफी, 3 कॉफी, फिर लंच हमारा सब साथ में हुआ. और उस दिन ये पहली मीटिंग थी, यहाँ डिसीजन हुआ. मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, मुझे सेम प्रॉब्लम है बॉडी में, शरीर में, और बाली साहब सामने मीटिंग कर रहा हूँ. నా శరీరంలో అదే ప్రాబ్లం ఉండే. మేము జస్ట్ 12 డిసెంబర్ 2014కి మధ్యాహ్నం కలిసినాము. 6 గంటలు మేము మాట్లాడుకున్నాము, 1 కాఫీ తాగినాము, 2 కాఫీ తాగినాము, మళ్ళీ లంచ్ చేసుకున్నాము. అండ్ నా శరీరంలో కూడా సేమ్ అదే స్కిన్ ప్రాబ్లం ఉన్నది, మొత్తం షేవింగ్ కూడా చేసుకోలేదు, గడ్డం ఉన్నది. మాట్లాడుకుంటూ ఉంటున్నాము గంటల వరకు. ఎస్ భాయ్. अब ये बाली साहब विनिंग टीम के ऑफिस में आए हैं जयपुर. ये विनिंग टीम का ऑफिस है. బాలి సార్ మీటింగ్ ఆఫీస్కి వచ్చారు జైపూర్కి. और उनके साथ हमारी मीटिंग हुई. फिर ये आइम शांति और वेस्टीज का दोस्ती हुई, मिलन हुआ, उसकी मीटिंग है. द वेस्टीज विद आइम शांति का कोलैबोरेशन. వెస్టీజ్ ఇంకా ఆయుష్ అంటే కలిసిపోయింది, మర్జ్ అయింది, దాని యొక్క మీటింగ్ అది. ये हम खड़े, कोई मीटिंग का सीन है, बगल में दीपक सूद जी खड़े हैं, और हमने हैंड रेज किए. ये अहमदाबाद का सीन है जिसमें शायद लीला और सुप्रभा थे, लीला, सुप्रभा और सीमा, ये लोग थे. और अहमदाबाद में गुजरात की टीम के लिए हमने फिर मीटिंग की. हम वहाँ गए और बाली साहब हैं, कपिल हैं, और मैं हूँ, और हम इस बात के हैं. जब जितिन लडानी बिजनेस में नहीं आए थे, ఈ గుజరాత్ మీటింగ్ ఫోటో ఇది. అప్పుడు జితేన్ సార్ మీటింగ్లో లేరు, బిజినెస్ జాయిన్ కాలే. అక్కడ మేము మీటింగ్ చేశాము అండ్ అక్కడ హ్యాండ్ రైస్ చేస్తున్నారు సార్ వాళ్ళు. और वही ये मीटिंग है गुजरात की. फिर बाली साहब घर आए और मेरी माँ उनको तिलक लगा रही है. हमने वेस्टीज బాలి సార్ ఇంటికి వచ్చారు, వెల్కమ్ చేశారు. मेरे फादर उनका तो वो उनका सम्मान कर रहे हैं. ఎస్పి బాలి సార్ యొక్క తండ్రి గారు ఉన్నారు, వెల్కమ్ చేశారు బాలి సార్. फिर मैं बाली साहब को लेके गया अजमेर, कि चलो अजमेर में मीटिंग करनी है. मैं उनको लेके गया. तो अजमेर की कड़ी कचौड़ी बहुत फेमस है, तो मैंने कहा कड़ी कचौड़ी खाते हैं. और सड़क पर खड़े होके गौतम बाली को मैं कड़ी और कचौड़ी खिला रहा हूँ. సో అజ్మేర్ తీసుకుపోయినాము మీటింగ్ గురించి. అండ్ అక్కడ ఫేమస్ ఒక రోడ్ల మీద అది దొరుకుతుంది, కడి కచోడి అని. సో అది తినిపిస్తున్నా గౌతమ్ బాలి సార్. और मेरे से उसके 3 साल, भाई अभी 2 साल पहले, इसके 7-8 साल बाद मेरे से बोले, आपने मेरे से क्या दुश्मनी निकाली जो बड़ी कड़ी कचौड़ी खिलाई? क्यों? इतनी मिर्ची थी, इतनी मिर्ची थी. और मैं तो चुपचाप इसलिए खा गया क्योंकि आप नए हो. मैं आपको मना करूंगा तो आप ज़रा बोलोगे. ఎన్నో సంవత్సరాల తర్వాత సార్ చెప్పినారట, నేను ఏం తప్పు చేశానని నన్ను అట్లాంటివి ఫుల్ కారంతో నిండిన అది ఆ కచోడి తినిపించారు. నాకు చాలా బాగా అయింది, కానీ మీకు ఏం చెప్పలే, ఎందుకంటే మీరు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు బిజినెస్లో, అందు గురించి నేను మీకు ఏం చెప్పలే అని అన్నారు. फिर ये वो दिन था जब 4 సెప్టెంబర్ కొత్త మెర్సిడీస్, ఫస్ట్ మెర్సిడీస్ కార్ మేము తీసుకున్నాము. ज्वाइन करने के 5 महीने बाद, జాయిన్ అయిన 5 నెలల తర్వాత మెర్సిడీస్. और इसके समय मेरा चेक था 5 लाख रुपए. 5 లక్షల చెక్. दिन फिर गए. सुन बाबू सुन, तेरे गिरने वाले हैं. अब तेरा इंतजार खड़ी है, दिल लगा ले, यूं मत थे, तेरे दिन गिरने वाले हैं. రోజులు మారుతాయి
చూడండి ఈ రోజులు ఇంకా మారినాయి. సో విను బాబు విను, మీ రోజులు మారుతాయని ఆ పోయం సార్ చెప్తున్నారు ఆ కవిత. मेरे को मैं फिर मछली में लेके गया, जितनी तकलीफ देखी, इतनी परेशानी देखी, इतना उनके सब कुछ देखा, तो मैं उनके साथ ट्रेवल पे गया. ఇన్ని కష్టాల తర్వాత అమ్మ నాన్నకి ఆ మెర్సిడీస్ కార్లో తీసుకుపోయినారంట. फिर मेरी 50th बर्थडे आई, मैं 50 साल का हुआ, तो बच्चों ने फिर कहा कि हम 25th नहीं मना पाए, हम 50th बर्थडे मनाएंगे और फिर सरप्राइज गिफ्ट किया. బర్త్డే ఎందుకంటే అప్పుడు మేము యానివర్సరీ సెలబ్రేట్ చేయలేదు. సో 50 సంవత్సరాల బర్త్డేకి ఇది గిఫ్ట్ ఇచ్చారన్నమాట. और उस वक्त हमारे जितने भी क्राउन एंड अवार्ड थे उन सबको हमने इनवाइट किया और अजमेर में उन्होंने प्रोग्राम किया. मुझे पता नहीं था, मुझे तो सरप्राइज था और मैं अजमेर के रास्ते में हूँ और उस वक्त हम अजमेर जा रहे थे. ये उसको करती है. సో ఇది సర్ప్రైజ్ మీటింగ్ ఉండే అజ్మేర్కి తీసుకుపోయారు. ఆ దారిలో అన్ని ఫొటోస్ అక్కడదే అవి. और ये 50th बर्थडे की कुछ पिक्चर्स है. 50th బర్త్డే ఫొటోస్ ఇవ్వండి చూడండి. सरप्राइज पार्टी. फिर हमने कुछ लीडर्स के साथ हम रणथंभौर गए, ये खेलते हुए फिर सब लीडर्स मिले. ये हमारी फैमिली ड्यू सिटी सेलिब्रेशन. ड्यू सिटी सेलिब्रेशन पता है कितने लोग हैं? 500 लोग हो गए. 500 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళ ముందు ఈ మీటింగ్ సెలబ్రేషన్ చేశారు. Only the 500 people. ये हैंडराइज हो रहे हैं. ये सारे लोग बैठे हुए. इंदौर में था पहला फैमिली रियूनियन. 500 लोग 500. ఇందులో ఫస్ట్ 500 మంది ఉన్నారు. और एक फैमिली में कैसे एक आदमी को बुलाया, किसी को पता नहीं था क्या फैमिली में होता है, किसी को मालूम नहीं. एक को कॉल करके बुला रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ. और उसमें 500 लोग आए. ఎవ్వరికి తెలియదు అసలు ఫ్యామిలీ యూనియన్ ఏముంటుందని. ఒక్కొక్క వ్యక్తికి కాల్ చేసి రావాలి రావాలి అని పిలుచుకొని వచ్చినాము. ఎందుకంటే ఎవరికి తెలియదు ఎఫ్ఆర్యూ అంటే ఏముంటుందని. क्या हुआ, हो गया क्या? हाँ ये तो वो सुनो, हाँ इसकी आवाज निकाल भाई. ये वो वीडियो है जब मछली जाए ना उसका वीडियो, कार अनवीलिंग का. आवाज खोलना इसमें. మెసేజ్ కార్ అన్వెలింగ్. क्या हुआ, फुल एक्साइटेड है. देखो सब्जी में क्या बोल रहा हूँ सुनना. शुरू विजय अभियान किया है, लक्ष्य रहेंगे पूरा करके. अब हमने ये ठान लिया है, ठान लिया है, ठान लिया है. तो दोस्तों ये जो गाड़ी आई है, ये गाड़ी वेस्टी के कार फंड से आई है और ये मेरी गाड़ी नहीं है, आपकी गाड़ी है. और शोरूम से सबसे पहले रवि ने लेके आए मेरी टीम के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया के और सीनियर रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते और उनको प्रतिनिधित्व करते हुए रवि ने वहाँ से गाड़ी ले आए. मतलब कोई की गाड़ी है, लोगों की गाड़ी है. तो मुझे ऐसी खुशी तब होगी जैसे आपकी गाड़ी है. मैं तब भी ये कह रहा था कि लोगों की गाड़ी है. मैं तब भी कह रहा था कि मुझे अब आपकी गाड़ी का इंतजार है. सपना पूरा होना इसे कहते हैं कि आज हमने 145 गाड़ियों की रैली निकाली. చెప్పిన ఈ మెర్సిడీస్ నాది కాదు మీ అందరిది అని. ఎప్పుడైతే మీ యొక్క కార్ వస్తుంది కళలు నిజమవుతాయి. అండ్ ఇవాళ చూడండి 145 కార్ మనం ఇవాళ ర్యాలీ అన్వీలింగ్ చేశాము. సో ఇక్కడ కళలు నిజమైంది. इसलिए मैं कहता हूं कि आपके झुंझुने मोटे हैं, ये आपका ड्रीम बड़ा है. छोड़ देना आज के बाद सारे चलेंगे, छोड़ देना सारे के सारे आपके बहाने,
छोड़ देना सारे आपके कारण और डिसाइड कर लेना कि आपका ड्रीम कितना बड़ा है। सारे चले जितने आग लगा देना, मैसिव एक्शन कर डालो, जीत आपकी और सफलता की कहानी मैं यहाँ बैठ के आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ और ताली बजाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। వదిలేయండి, డ్రీమ్ పెద్దగా పెట్టండి, మ్యాసివ్ యాక్షన్ చేయండి అండ్ మీ స్టోరీ